नमस्कार देवियों और सज्जनों, व्यालोकवाणी में आपका स्वागत है। और बात करेंगे प्रधानमंत्री मोदी की विदेश यात्राओं की, क्योंकि उनकी विदेश यात्राओं पर अब विपक्ष हमलावर है। कहता है कि खुद उन्होंने विदेश जाने से मना किया और पिछले कितने महीनों में 44 देश घूम आए, 3 महीने में इतने देश घूम आए। विपक्ष इन आंकड़ों से कहता है कि इतने पैसे खर्च हुए हैं टैक्स पेयर्स के, इससे फायदा क्या मिल रहा है। दूसरी तरफ मोदी के जो समर्थक हैं या जो पार्टी है भाजपा, वह कहती है कि मोदी विश्व राजनीति में एक नई इबारत लिख रहे हैं। उनको मिलने वाले सर्वोच्च सम्मानों को अगर देखें तो यह बात कहीं ना कहीं सही भी लगती है। हालांकि गार्डियन नामक अखबार ने, जो ब्रिटिश अखबार है, कॉलोनियल हैंगओवर से पीड़ित है, ऐसी भी खबर आई है कि गार्डियन ने ये हेडिंग लगा दी कि आप उन्हें कोई भी समाचार पुरस्कार दे दो, वो दौड़े हुए चले आएंगे। पुरस्कारों को लेकर भी हल्ला हो रहा है, लेकिन बावले और मूर्ख आलोचकों को छोड़ दें, लेकिन एक सही बात इस मामले में समझने की जरूरत है कि पीएम मोदी की विदेश यात्राओं से क्या बदला है, उसके पीछे का क्या एजेंडा है। हाल ही में अभी तुरंत वह इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की यात्रा से आए हैं। क्या क्या हासिल किया, क्या हासिल करना बाकी है और इससे पूरे हिंद महासागर में क्या स्थिति बनेगी, आप सभी सुपरिचित हैं। डॉक्टर अमित सिंह जेएनयू में पढ़ाते हैं और मैरीन टाइम के विशेषज्ञ हैं। समुद्री जो भी हलचल है और खासतौर से हिंद महासागर में 4 वर्षों तक इन्होंने उसके लिए एक मैगजीन, एक इंटरनेशनल मैगजीन में भी अपनी सेवाएं दी हैं और खास तौर से उसके विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर अमित, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद व्यालोक जी। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स हम लोग बहुत सुनते थे। अब इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, मेरे जैसा आदमी जो भूगोल नहीं जानता है, लेकिन मैं भी जब मैप देख रहा हूं और हिंद महासागर, चाइना की स्थिति, भारत की स्थिति जब देख रहा हूं, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और खासतौर से इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के जरिए चीन पर यह दबाव बनाने की जरूरत हो रही है। मलक्का स्ट्रेट का बहाना लेकर भारत ने चीन को उसी की धमकी का जवाब दिया जब चीन ने कहा कि हम ब्रह्मपुत्र पर इतना बड़ा डैम बना रहे हैं और आप सिंधु नदी जल समझौते को अगर रद्द कर रहे हैं तो हम आपके यहाँ गड़बड़ी मचाएंगे। सबसे पहले पीएम मोदी की इन विदेश यात्राओं पर पुरानी बातें भूल जाइए, अभी जो उन्होंने यात्राएं की, क्या हासिल हुआ, या उनके आलोचकों की बात सही, कहीं भी कुछ भी कोई पुरस्कार दे दीजिए वो चले जाएंगे। ओवर टू यू। देखिए, मुझे लगता है कि जो विपक्षी दल है उनका काम है बोलना, लेकिन कई बार बोलते बोलते वो बहुत सारी छोटी बातें कर देते हैं। उससे पता चलता है कि विपक्ष कितना बोना हो गया है वर्तमान सरकार के सामने। रही बात प्रधानमंत्री मोदी के विदेशी दौरे की, क्योंकि कई वर्षों से मैं विदेश नीति पर काम करता नजर आया हूं और लगभग 25 साल से भी ज्यादा हो गए। तो पहले ये माना जाता था कि भारत की विदेश नीति जो है एक पिछलग्गू राष्ट्र की है, ऐसा कुछ खास नहीं कर रहे हैं, और लगभग भारत के अंदर भी और भारत के बाहर भी लोगों को भारत से शिकायत रहती थी। लेकिन 2014 के बाद से कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा पॉजिटिव टिल्ट आया है, जिसकी वजह से जो भारत की एक सॉफ्ट स्टेट वाली जो छवि थी वो अब पूरी तरह से नरेंद्र मोदी की सरकार ने बदल दी है। रही बात कि अगर हम पुरस्कारों की भी बात करें तो पुरस्कारों के लिए तो सिर्फ एक व्यक्ति ही पूरे विश्व में फेमस है, वो है डोनाल्ड ट्रंप, क्योंकि वो हर जगह से नोबेल पीस प्राइज मांगते रहे, उनको मिला नहीं, और जब नहीं मिला तो फीफा से उन्होंने एक नया पुरस्कार क्रिएट करवा दिया और फिर वो पीस प्राइज लिया। वो यहीं तक नहीं रुके, जिसको ओरिजिनल में इस बार पीस प्राइज मिला था उनको भी क्या पट्टी पढ़ाई की, उन्होंने भी जाके व्हाइट हाउस में ट्रंप को ही के हाथों में अपना नोबेल पीस प्राइज रख दिया। रही बात जो विपक्षी दल है, मुझे लगता है उनकी जलन है क्योंकि नरेंद्र मोदी को अभी तक 35 से भी ज्यादा राष्ट्रों ने सम्मान, अपने सर्वोच्च सम्मान से नवाजा है, और मजे की बात यह है उन 35 में से मोर देन 50% मुस्लिम राष्ट्र हैं, जिसकी वजह से विपक्ष को मिर्ची लगनी लाजमी सी बात है।
क्योंकि विपक्ष का पूरा खेल कहीं ना कहीं हमारे देश में मुस्लिम अपीजमेंट पर ही टिका है। और भाजपा के माध्यम से वो मुसलमानों को डराते धमकाते हुए नजर आते हैं कि देखिए जी ऐसा है वैसा है, लेकिन पूरे विश्व में नरेंद्र मोदी की राजनीति की धाक है, चाहे वो इजराइल हो या फिलिस्तीन हो। उन्होंने भी मोदी को सर्वोच्च सम्मान से नवाजा है। और अब इंडोनेशिया, जो कि विश्व का सबसे बड़ा मुस्लिम राष्ट्र है, उसने भी अपने सर्वोच्च सम्मान से नरेंद्र मोदी को नवाजा। और वो यहीं तक ही नहीं रुके, बल्कि इंडोनेशिया में भारतीय संस्कृति जहां आप सर उठाएंगे वहां बिखरी पड़ी है। और इंडोनेशिया के लोग बहुत प्राउडली उस संस्कृति को सजाते हैं, संवारते हैं, संभाल कर रखते हैं और बोलते हैं हमारे डीएनए का पार्ट है। हमने अपना धर्म बदला है, हमने अपनी संस्कृति नहीं बदली है। और उसी का नतीजा है कि ये सारे मॉन्यूमेंट जो 1000 साल से भी ऊपर पुराने शिव मंदिर वहां पे अभी भी विद्यमान है। रामायण महाभारत के शैडो प्ले बहुत ही प्राउडली ये लोग डिपिक्ट करते हैं कि हमारी संस्कृति का हिस्सा है। वहां की करेंसी के ऊपर देवी लक्ष्मी, जिसको वो पद्मावती बोलते हैं, लॉर्ड गणेशा के पिक्चर्स बहुत ही प्यार से उकेरे जाते हैं और भारतीय संस्कृति के प्रति उनका सम्मान है। रही बात नरेंद्र मोदी जी के विजिट की, तो ये बात बिल्कुल सही है कि भविष्य में आने वाले खतरे को पहले से ही भारत समझकर अब अपनी अंतरराष्ट्रीय चाल या राजनीतिक चालें चल रहा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में, जो कि एक बहुत बड़ा ट्रेडिंग रूट है, चोक पॉइंट भी है, और उस पर किस प्रकार की राजनीति चल रही है वो किसी से छुपा नहीं है। और अब अमेरिका बोल रहा है कि भाई अब हम यहाँ से सारे जहाजों को गुजरने देंगे और उनसे हम टैक्स वसूलेंगे सुरक्षा के नाम पर। तो चाइना पूरी तरह से वेस्ट एशियन ऑयल पे निर्भर है, इसलिए वो अल्टरनेटिव रूट पर काम कर रहा है, सीपैक और ना जाने क्या क्या। उनकी स्ट्रिंग ऑफ पल्स स्ट्रैटेजी तो चलती है और उसको काउंटर करने के लिए हमारी भी एक थ्योरी है, द डायमंड नेकलेस थ्योरी, यानी तू डाल डाल तो हम पात पात। अभी आपने देखा होगा कुछ दिन पहले नरेंद्र मोदी सेशल्स भी गए थे, और एक समय सेशल्स जो है वो भारतीय हिंद महासागर का एक छोटा सा देश है, लेकिन वो एक बहुत बड़े स्ट्रैटेजिक मुहाने पर है। वो पूरी तरह से कहीं ना कहीं चीन का एक तरह से सैनिक अड्डा या फिर मैरीटाइम बंदरगाह बना हुआ था। अब सेशल्स भी भारत के साथ अच्छे संबंध बना रहा है और कई तरह की मैरीटाइम विषयों पर इस बार दोनों देशों के बीच में संधि हुई है। आपने ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट का नाम सुना ही होगा, क्योंकि चाइना के खतरे को ध्यान में रखते हुए ही हम लोगों ने अंडमान और निकोबार को अपना थर्ड थिएटर कमांड घोषित किया, क्योंकि पहले विशाखापट्टनम यानी ईस्टर्न नेवल कमांड और वेस्टर्न नेवल कमांड थे, लेकिन अब सदर्न नेवल कमांड में अंडमान और निकोबार है, जो बिल्कुल ही उससे इंडोनेशिया की मलक्का स्ट्रेट की दूरी लगभग ना के बराबर ही है। बिल्कुल स्ट्रैटेजिक चोक पॉइंट पे भारत बैठेगा। जी, आवाज आपकी नहीं आ रही। दो छोटे छोटे रिजॉइंडर्स हैं मेरे। ये जो आपने पर्ल ऑफ स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स के बारे में कहा कि हमारा जो डायमंड नेकलेस वाला है वो शुरू कब से हुआ, मुझे लगता है कि शायद मोदी जी के समय ही इस पर भी बहुत जोर दिया गया। दूसरा, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड हिंद महासागर में इससे स्थिति कैसे मजबूत होगी भारत की, और ये डायमंड उसमें कैसे योगदान देंगे, आप सेशल्स पर गए थे, इसको भी जरा हमारे दर्शकों को समझाइए। जी नहीं, बिल्कुल ये बात आपकी ठीक है। रही बात जो हम लोग डायमंड नेकलेस थ्योरी की बात कर रहे हैं, क्योंकि भारतीय नौसेना ने बहुत पहले ही भारत को चेताया था कि चीन भारत को घेरने की कोशिश कर रहा है हिंद महासागर में, और अगर वो घेरने में सफल हो गया तो कहीं ना कहीं भविष्य में इसके नकारात्मक परिणाम भारत को भुगतने होंगे। तो पिछली कुछ सरकारों ने भी उस पर काम किया, लेकिन वर्तमान में या 2014 के बाद मुझे लगता है त्वरित गति से इस विषय पर काम हुआ है। और हमने कई नेवल सर्वे भी किए हैं, जिसमें आपने देखा होगा, चाहे वो लक्षद्वीप की बात हो या मालदीव को लेकर भी विषय उठा हो, या श्रीलंका की बात की हो, या हाल ही में
आपने सुना होगा कि जो श्रीलंका का एक आइलैंड है, वो श्रीलंका का तो नहीं बोलना चाहिए, कच्छा तीवू आइलैंड इंदिरा गांधी की सरकार में श्रीलंका को भेंट कर दिया गया था। तो अब भारत में वो बात उठ रही है कि ये जो स्ट्रैटेजिक पॉइंट थे, या जो प्रीवियस कांग्रेस सरकार का की ब्लाइंडनेस थी, यानी मैरीटाइम विषयों के प्रति वो आंखें बंद कर लेते थे, और इस तरह के स्ट्रैटेजिक पॉइंट उन्होंने श्रीलंका जैसे देशों को दे दिए। तो भारत में बात चल रही है कि कैसे इस सारे स्ट्रैटेजिक पॉइंट्स को दोबारा से रिक्लेम किया जाए, ताकि चीन के जो मंसूबे हैं वो कामयाब ना हो। जहां जहां जैसे स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स यानी मोतियों की माला, तो मोतियों की माला को काउंटर करने के लिए हमने हीरो की होता ना डायमंड नेकलेस के लिए जो हीरे थोड़े बड़े होते हैं, तो हम ऐसे जी नगीने और हीरे ढूंढ रहे हैं, ताकि चीन को वहीं पर ही रोका जा सके। और चीन की साख भी खराब हुई है, इसलिए अब श्रीलंका भी उनके साथ ज्यादा संबंध नहीं चाहता है। म्यांमार के कोको आइलैंड की बात करें तो म्यांमार भी चाहता है, वहां की सैनिक सरकार भी चाहती है कि भारत के साथ अच्छा संबंध बने। रही बात जो मैं इंडोनेशिया की बात अभी कर रहा था, क्योंकि साउथ चाइना सी को लेकर इंडोनेशिया भी परेशान है। कई विशेषज्ञों ने बोला है कि साउथ चाइना सी भविष्य में सेकेंड पर्शियन गल्फ होगा, यानी वेस्ट एशिया में जितना तेल है उस लगभग उतना ही है, उससे थोड़ा सा कम साउथ चाइना सी में मिलने के आसार हैं। ऐसे में चीन उस पर पूरा कब्जा जता रहा है, और धीरे धीरे जितने भी छोटे मोटे राष्ट्र हैं आसियान देशों के, उनके मैरिटाइम क्लेम को नकारते हुए कब्जा करता जा रहा है। इसी साउथ चाइना सी का जो एक क्योंकि चाइना कई बार मैप शो करता है, उसमें ये दिखाता है कि यानी एक 9 डैश लाइन, 9 को बढ़ा के उन्होंने 10 कर दिया है, जिसको हम लोग कई बार काओस टंग बोलते हैं। तो और वो जैसे ही वो 10 डैश लाइन पहुंचता है, तो इंडोनेशिया का नाटूना गैस फील्ड भी उसके कब्जे में आ रहा है, जहां पे अच्छा खासा गैस है। भारत भी वियतनाम के जो ऑयल और गैस ब्लॉक है, हम लगभग 1988-85 से वहां पे इन्वेस्ट करते जा रहे हैं, और उनका एक ब्लॉक है 06.1, वहां से हर साल 2 बिलियन क्यूबिक मीटर से भी ज्यादा गैस भारत निकालता है, जिसको चीन ऑब्जेक्ट कर रहा है। तो रही बात, क्योंकि मलक्का यानी वेस्ट एशिया से ऑयल जो चीन लेके जाता है, वो इंडियन ओशन से होता हुआ मलक्का स्ट्रेट क्रॉस करता हुआ हाइनन आइलैंड पहुंचता है चीन के। तो मलक्का स्ट्रेट और भी ज्यादा सकरा रास्ता है, चोक पॉइंट है। अब अगर भारत निकोबार ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट कर देता है, क्योंकि आपने देखा होगा राहुल गांधी ने पश्चिम बंगाल के चुनाव छोड़ के वहां जाके प्रोटेस्ट किया, लेकिन स्ट्रैटेजिकली वो बहुत इंपॉर्टेंट जगह है। अगर भारत वहां पर अपना हवाई अड्डा बना लेता है, तो मुझे लगता है ये एक बहुत बड़ी जीत होगी भारत की चाइना पर लगाम लगाने के लिए। क्योंकि क्वाड के बारे में आपने सुना ही होगा, क्योंकि साउथ चाइना सी को लेके चाइना को कैसे काउंटर किया जाए, अमेरिका इस पे काम कर रहा है, लेकिन ट्रंप इसको लेकर भी कभी तो सीरियस होते हैं, कभी नहीं होते हैं। और क्वाड में ऑस्ट्रेलिया एक बहुत बड़ा रोल निभाता है, कि 4 देशों में जापान, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका है। तो ऐसे में जापान के साथ हमारे अच्छे संबंध है। जापान की राष्ट्रपति आई भी थी और उन्होंने बोला कि मोदी हमारे बड़े भाई की तरह है। ऑस्ट्रेलिया के साथ जो कि संबंध अप्स एंड डाउन चलते थे, उसको भी हमने सुधारा है। और इसी का नतीजा है कि जो विपक्षी बोलते हैं ना कि यानी क्या मिल रहा है, तो मुझे लगता है जो मेलबर्न में 30,000 से ज्यादा लोग एक शाम को टिकट खोले गए, और अगले दिन ही वो सारे टिकट बिक गए, सब मोदी की सभा में आ गए, जो कि बहुत बड़ी रॉकस्टार की प्रेजेंस होने पे भी ऑस्ट्रेलिया में होना मुमकिन नहीं है। इसलिए मुझे लगता है डायस्पोरा कम्युनिटी में अच्छा खासा कॉन्फिडेंस बढ़ा है। और डायस्पोरा का जो कंट्रीब्यूशन है, जो पहले ऑस्ट्रेलिया नकारता हुआ नजर आता था, अब ऑस्ट्रेलिया भी उसको सजाता, संवारता, संभालता हुआ नजर आता है। क्योंकि मुझे अभी भी याद है 2007, 8, 9 में ऑस्ट्रेलिया में बहुत सारे रेशियल अटैक हुए थे भारतीय स्टूडेंट्स पर, और उनको बोला गया था कि आप बाहर जाओ, और काफी सारे विद्यार्थियों ने वहां जाना छोड़ भी दिया था। क्योंकि अमेरिका, कनाडा के बाद ऑस्ट्रेलिया भारत के छात्र लाखों की संख्या में हर साल जाते हैं, और जब वो रेशियल अटैक हुए तो काफी सारे छात्र ऑस्ट्रेलिया छोड़कर न्यूजीलैंड जाने लगे। तो न्यूजीलैंड सबसे अच्छा एकोमोडेटिव कंट्री है। और रही बात
जो एक आसियान की ट्रेड डील हुई थी, जो कि कहीं ना कहीं चाइना लेड ट्रेड डील थी, RCEP। तो भारत ने लास्ट मोमेंट पे उससे विड्रॉ कर लिया था, क्योंकि न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के जो डेयरी प्रोडक्ट है, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट है, हमें लगा कि अगर हम आंख बंद कर RCEP की ट्रेड डील में चले जाएंगे तो भारत को नुकसान होगा। तो भारत ने यह तय किया कि ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड सरीखे देशों के साथ हम बाइलेटरल FTA पे काम करेंगे, ताकि लेवल प्लेइंग फील्ड हो, भारत के किसानों को या फिर भारत के डेयरी प्रोडक्ट उगाने वाले लोगों को ज्यादा नुकसान ना हो। तो इस बार हम लोगों ने FTA पे भी बात की, जल्दी वो क्लिंच होंगे। और डिफेंस डील पर बात हुई, यहाँ तक कि ऑस्ट्रेलिया में अच्छा खासा यूरेनियम पाया जाता है, और भारत चाहता है कि ऑस्ट्रेलिया वो यूरेनियम दे, ताकि भविष्य में आने वाली जो ईंधन की समस्या है उस पर काम हो, क्योंकि लगातार भारत अल्टरनेटिव एनर्जी रिसोर्सेस पे भी काम कर रहा है, जो अभी के वर्तमान के गल्फ या मलक्का स्टेट ऑफ हॉर्मुज के क्राइसिस में नजर आ रहा है कि ऑस्ट्रेलिया अभी भी भारत को अच्छा खासा गुड क्वालिटी कोल सप्लाई करता है, और ये कोल सारा का सारा साउथ चाइना सी से होकर नजर आता है, यानी भारत आता है। यहाँ तक कि भारत ने आर्कटिक में भी इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, जो रशिया के ऑयल ब्लॉक्स हैं, कि आर्कटिक में भी अच्छा खासा तेल और गैस मिलेगा। तो वहां से भी अगर ऑयल और गैस निकलता है तो साउथ चाइना सी के माध्यम से ही वो ट्रांजिट होगा, जो भारत आएगा। तो इसलिए निकोबार प्रोजेक्ट, इंडोनेशिया को ब्रह्मोस मिसाइल बेचना, अच्छे संबंध बनाना, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को सेम पेज पे लाना, तो मुझे लगता है भारत जो पहले 2 साल 4 साल के आगे की ही विदेश नीति सोचता था, नरेंद्र मोदी आने वाले 40 साल 50 साल की राजनीति सोच रहे हैं, और वो अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग में लगे हुए हैं कि भविष्य में भारत को किसी भी प्रकार का कोई नुकसान ना हो। और उसी के मद्देनजर ये जितने भी छोटे राष्ट्र हैं, चाहे वो इंडोनेशिया, यानी इंडोनेशिया आसियान का सबसे बड़ा देश है, और कई बार आसियान को लीड करता हुआ नजर आता है। और अगर इंडोनेशिया के साथ आपने सामाजिक, सांस्कृतिक, DNA और स्ट्रैटेजिक और डिफेंस रिलेशन पे काम करते हुए अपने संबंधों को सुधार लिया, तो भारत अपने साथ साथ इन देशों की भी मैरिटाइम और डिफेंस की कैपेबिलिटी और कैपेसिटी बिल्डिंग कर रहा है। और चाइना से आने वाले खतरे से बचने के लिए ये लोग भी अपनी नेवी को मॉडर्नाइज कर रहे हैं। तो भारत के लिए एक बहुत अच्छा बड़ा बाजार भी है। तो मुझे लगता है ये जो विजिट हो रहे हैं वो भविष्य के लिए बहुत लाभदायक होंगे। भारत में अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, और भविष्य के आने वाले खतरों के लिए हम कहीं ना कहीं कमर कस रहे हैं। और इसी दूरदर्शिता को देखकर मुझे लगता है बहुत सारे मुल्क भारत के साथ आ रहे हैं, मोदी की बात सुन रहे हैं, और उनके साथ अपने स्टेज को साझा करने में गर्व महसूस कर रहे हैं, और इसी वजह से उनको बड़े बड़े पुरस्कारों से नवाज भी रहे हैं। तो ऐसे में जो भारत विरोधी ताकतें हैं उनको मिर्ची लगना स्वाभाविक सी बात है। जी, तो दर्शकों श्रोताओं, पूरे 18 मिनट तक डॉक्टर अमित जिस तरह से विस्तार से इस पूरे मसले पर अपनी बात रखी, मुझे नहीं लगता कि इसके बाद और कोई भी भ्रम इस विषय पर रहना चाहिए। लेकिन अगर आपके कोई प्रश्न हो, आप आगे किस विषय पर डॉक्टर अमित से सुनना चाहते हैं एग्जैक्टली, तो वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। डॉक्टर अमित के साथ हमारी जितनी वार्ताएं हैं उनको जरूर देखें, आपको विदेश नीति पर एक नया पर्सपेक्टिव जरूर मिलेगा। आपको ये वीडियो अगर तनिक भी काम का लगा हो तो इसको प्लीज लाइक और शेयर कीजिए, क्योंकि आपकी आवाज ही हमारी आवाज को बुलंद करती है। अगर आप चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो QR कोड है और नंबर्स हैं, आप इस पर हमें सपोर्ट कर सकते हैं। जिन लोगों ने भी हमें अभी तक सपोर्ट किया है उन सभी का बहुत बहुत आभार। डॉक्टर अमित, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और अभी के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए आज्ञा। जय जय सिया राम।